इस कहानी में एक व्यक्ति चुन चुनकर सुंदर लड़कियों को मारता है और उनसे एक ऐसी परफ्यूम बनाता है जिसकी खुशबू से सारी दुनिया मदहोश होने लगती है। आजकल पेरिस की गलियों में एक के बाद एक लाश मिलने लगती है। हर लाश पूरी नंगी होती है, सिर के बाल कटे हुए और बॉडी पर चर्बी लगाने के निशान। पूरे शहर में डर और दहशत फैल जाता है। लोग अपने घरों से निकलने से भी घबराते हैं। एक बार वह पेरिस की राजकुमारी को मारने के लिए जाता है, लेकिन उसको पकड़ना नामुमकिन था, जिस कारण वह पकड़ा गया, जिसका नाम है जीन बाप्टिस्ट ग्रेनुई, जो जंजीरों में जकड़ा हुआ है। अचानक जेल के सिपाही आते हैं। वे दरवाजा खोलते हैं और कैदी को घसीटते हुए बाहर निकालते हैं। वो उसे ऊपर की तरफ ले जाते हैं, जहां एक बालकनी है। नीचे पूरे शहर की भीड़ जमा है। हजारों लोग चीखते चिल्लाते हुए इंतजार कर रहे हैं। सब गुस्से और नफरत से भरे हुए हैं। गार्ड आगे बढ़ता है और जोर से सजा का ऐलान पड़ता है। कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि इस कुख्यात हत्यारे ग्रेनुई को 2 दिन बाद फांसी दी जाएगी। ये सुनते ही भीड़ में खुशी की लहर दौड़ जाती है। लोग जोर जोर से तालियां बजाते हैं, चीयर करते हैं, जैसे कोई त्योहार मनाया जा रहा हो। और फिर कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, ग्रेनुई के बचपन और जन्म की ओर। यहाँ हम एक गरीब मछली बेचने वाली औरत को देखते हैं। ग्रेनुई की माँ है। वो पहले 4 बच्चों को जन्म देते ही मार चुकी है। अब फिर दर्द शुरू होता है और वहीं फर्श पर सड़ती मछलियों के ढेर के बीच ग्रेनुई का जन्म होता है। माँ को लगता है कि ये बच्चा भी मरा हुआ है जैसे बाकी। वो उसे पैर से ठोकर मारकर कचरे और सड़ी मछलियों के ढेर में फेंक देती है, जैसे कोई कचरा हो। वो काम पर लौट जाती है बिना किसी अफसोस के, लेकिन बच्चा जिंदा है। वो रोता नहीं शुरू में, लेकिन मार्केट की तेज बदबू सूंघते ही अचानक जोर से चीखने लगता है। एक ऐसी तेज भेदती हुई आवाज जो पूरी मार्केट में गूंज जाती है। लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वो देखते हैं कि बच्चा जिंदा है और माँ ने उसे मारने की कोशिश की। शोर मच जाता है। ये औरत बच्चे को मार रही है। लोग चिल्लाते हैं, गालियां देते हैं। पुलिस आती है। माँ को पकड़ लिया जाता है। उसे पिछले 4 बच्चों की हत्या के इल्जाम में दोषी ठहराया जाता है और उसी दिन फांसी पर चढ़ा दिया जाता है और उस बच्चे को अनाथ आश्रम भेज दिया जाता है, जहां मैडम गिल्लार्ड का राज चलता है। ग्रेनुई को कुछ लड़कों के बिस्तर पर ठूंस दिया जाता है। जगह इतनी कम कि पैर फैलाने की भी गुंजाइश नहीं। बाकी बच्चे आपस में सलाह करते हैं और ग्रेनुई को मार डालने की कई कोशिशें करते हैं, लेकिन मदाम गैयार बीच में आकर ग्रेनुई को बचाती है, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकार से पैसे आते हैं। हर बार वो बच जाता है, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे बचा रही हो। अब वह 5 साल का हो चुका है। समय के साथ उसकी यह क्षमता और भी बढ़ती गई। अब वह आंखें बंद करके भी दूर दूर तक मौजूद चीजों की गंध पहचान सकता था। उसे यह भी पता चल जाता था कि कहाँ पत्थर है, कहाँ मेंढक है और आसपास क्या क्या मौजूद है। कुछ सालों में उसने बोलना भी सीख लिया, लेकिन जब वह लगभग 13 साल का हुआ तो मैडम गिल्लार्ड के पास उसके लिए जगह नहीं बची। मजबूर होकर उसने ग्रेनुई को एक चमड़े के व्यापारी को बेच दिया। उधर कुछ लुटेरे पहले से ही मदाम गैयार पर नजर रखे हुए थे। जब वह पैसे लेकर वापस लौट रही थी तो रास्ते में उन लोगों ने उसकी हत्या करके सारे पैसे लूट लिए। अब ग्रेनुई को एक चमड़ा बनाने वाली फैक्ट्री में काम करने के लिए भेज दिया गया। उस समय ऐसी फैक्ट्रियों में काम करना बहुत खतरनाक होता था। वहां की बदबू, गंदगी, केमिकल्स और गंदे पानी की वजह से लोगों की औसत उम्र सिर्फ 5 साल रह जाती थी। ज्यादातर मजदूर कुछ ही सालों में बीमार होकर मर जाते थे, लेकिन ग्रेनुई इन सब के बीच भी जिंदा रहता है। एक दिन उसका मालिक उसे काम के सिलसिले में पेरिस शहर ले जाता है। ग्रेनुई के लिए यह पहली बार है जब वो अनाथालय और टैनरी की सीमित दुनिया से बाहर निकलता है। शहर की हवा में हजारों खुशबुएं घुली हुई हैं। फूलों की महक, मसालों की तीखी गंध, ताज़ा बेक की गई ब्रेड की खुशबू, इत्रों की मिठास, इंसानों की पसीने और शरीर की गंध। ग्रेनुई की नाक सब कुछ अलग अलग करके सूंघती है। जब ग्रेनुई का मालिक पास ही एक व्यापारी से डील करने में व्यस्त होता है, तभी ग्रेनुई को एक खुशबू का एहसास होता है। वह सूंघते सूंघते परफ्यूम की दुकान तक पहुंच जाता है। वहां लोग तरह तरह के परफ्यूम खरीद रहे हैं। दुकानदार एक महिला को नया परफ्यूम सुंघाता है। महिला मंत्रमुग्ध होकर कहती है, जनाब, आप तो वाकई एक शानदार कलाकार हैं। लेकिन ग्रेनुई को उस परफ्यूम से भी ज्यादा मोहक खुशबू आती है। ये खुशबू किसी परफ्यूम की नहीं, बल्कि एक जवान लड़की की है, जो लड़की प्लम बेच रही है। ग्रेनुई को लगता है कि ये दुनिया की सबसे खूबसूरत खुशबू है। वो लड़की की तरफ खींचा चला जाता है। लड़की उसे देखकर मुस्कुराती है और पूछती है, आप फल खरीदना चाहते हैं? और उसे 2 फल देती है। ग्रेनुई कुछ नहीं बोलता। वो फल लेने की बजाय उसका हाथ पकड़कर सूंघने लगता है। लड़की डर जाती है और भाग जाती है। ग्रेनुई पीछा करते हुए उसके पास पहुंच जाता है और उसे सूंघने लगता है। लड़की को अचानक एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है, इसीलिए वह डर के मारे चीखने लगती है। तभी ग्रेनुई जल्दी से उसका मुंह दबा देता है ताकि उसकी आवाज सुनकर लोग इकट्ठा ना हो जाए। वह कुछ देर तक उसका मुंह दबाए रखता है। जब आसपास के लोग वहां से चले जाते हैं, फिर वह लड़की का मुंह छोड़ता है। तब तक लड़की मर चुकी होती है। ग्रेनुई उसकी खुशबू को महसूस करने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे वह खुशबू खत्म होने लगती है। यह देखकर वह हैरान रह जाता है और सोचने लगता है कि इतनी सुंदर खुशबू आखिर कहाँ चली गई। फिर वह देर से घर पहुंचता है तो उसका मालिक
उसे बहुत मारता है। ग्रेनुई रात भर उस लड़की की खुशबू के बारे में सोचता रहता है। इसके बाद कहानी में जुजेप्पे बल्दीनी को दिखाया जाता है, जो पेरिस का एक बहुत मशहूर परफ्यूमर था। लेकिन अब नए परफ्यूमर आने की वजह से उसका काम कम हो गया था, इसीलिए वह अक्सर दूसरे परफ्यूम की नकल करके अपना काम चलाता था। उसी शाम ग्रेनुइल बकरे की खाल की डिलीवरी देने के लिए बल्दीनी की दुकान पर जाता है। वहां वह तरह तरह के परफ्यूम देखकर हैरान रह जाता है। ग्रेनोय बाल्डिनी के शरीर से आती खुशबू को सूंघकर कहता है कि वह उसके लिए उससे भी बेहतर परफ्यूम बना सकता है। पहले तो बाल्डिनी उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन ग्रेनोय अपनी अनोखी क्षमता के बारे में बताता है। तब बाल्डिनी उसे एक मौका देता है। ग्रेनुई अपनी अलग अलग खुशबुओं को मिलाकर एक परफ्यूम तैयार करता है। जब बाल्डिनी उसे सूंघता है, उसकी बनाई खुशबू इतनी शानदार होती है कि बाल्डिनी को अपनी पुरानी मोहब्बत की याद आने लगती है। यह देखकर बाल्डिनी पूरी तरह हैरान रह जाता है। अब बाल्डिनी समझ जाता है कि ग्रेनुई के पास एक अनोखा और दुर्लभ टैलेंट है, इसीलिए वह ग्रेनुइल को उसके मालिक ग्रिमाल से खरीद लेता है ताकि वह उसके साथ मिलकर नए नए परफ्यूम बना सके। उसी रात उसका पुराना मालिक ग्रिमाल शराब के नशे में सेन नदी में गिर जाता है और डूबकर मर जाता है। अब ग्रेनुइल पूरी तरह बाल्डिनी के साथ है। बाल्डिनी के परफ्यूम और दुकान ग्रेनुइल की वजह से पूरे पेरिस में मशहूर हो जाते हैं। वो सैकड़ों नए शानदार परफ्यूम बनाता है, नुइट नेपोलिटन और भी कई। बाल्डिनी की पुरानी दुकान फिर से चमक उठती है, ग्राहक लाइन लगाते हैं। बाल्डिनी खुश है। बाल्डिनी ग्रेनुइल को परफ्यूम बनाने के तरीके सिखाने लगता है। वह उसे बताता है कि हर परफ्यूम के 3 नोट होते हैं। टॉप नोट्स, पहली खुशबू जो कुछ मिनटों में उड़ जाती है। मिडिल नोट्स, परफ्यूम का मुख्य थीम कई घंटों तक रहती है। बेस नोट्स, सबसे गहरी लंबे समय तक टिकने वाली खुशबू। हर सेट में 4-4 अलग खुशबुएं होती हैं, यानी कुल मिलाकर 12 खुशबुएं। इन 12 खुशबुओं को इंसान आसानी से पहचान सकता है, लेकिन अगर कोई 13वीं खुशबू बना ले तो वह पूरी दुनिया पर राज कर सकता है। यह बात ग्रेनुइल के दिमाग में गहराई से बैठ जाती है। वह सोचता है कि एक दिन वह ऐसा परफ्यूम जरूर बनाएगा। फिर ग्रेनोय बाल्दिनी से परफ्यूम निकालने का तरीका सीखने की जिद करता है और बदले में उसे दुनिया का सबसे बेहतरीन परफ्यूम देने का वादा करता है। बाल्दिनी उसे एक तरीका सिखाता है। वह बताता है कि 10,000 फूलों को उसकी बनाई हुई मशीन में डालकर 1 बोतल परफ्यूम तैयार किया जाता है। यह तरीका उसने पेरिस आने से पहले सीखा था। लेकिन एक दिन बाल्दिनी देखता है कि ग्रेनुई रो रहा है। जब वह उससे पूछता है कि क्या हुआ तो ग्रेनुई कहता है कि तुम झूठे हो, यह तरीका बेकार है क्योंकि इससे हर चीज की खुशबू कैद नहीं की जा सकती। अब इस घटना के बाद ग्रेनुई बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और बीमार भी पड़ जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि चमड़े का काम करने की वजह से उसकी यह हालत हुई है। होश आते ही ग्रेनोय बाल्दिनी से परफ्यूम बनाने के बारे में पूछता है, क्या और कोई और तरीका है? बाल्दिनी उसे सलाह देते हैं कि वह ग्रास चला जाए क्योंकि वहां परफ्यूम बनाने के सबसे अच्छे तरीके सिखाए जाते हैं। जाने से पहले परफ्यूम व्यापारी उससे परफ्यूम बनाने के कई तरीके सीख लेता है और बदले में ग्रेनुए के ट्रैवल के सारे कागज बनवा देता है। ग्रेनुइल के जाने के बाद बाल्दिनी की बिल्डिंग गिर जाती है और वह मर जाता है। ग्रेनुइल शहर वाला रास्ता छोड़कर पहाड़ों और जंगलों का रास्ता चुनता है। रास्ते में उसे एक गुफा मिलती है और वह कई दिनों तक वहीं रहने लगता है। एक रात उसे उसी फल बेचने वाली लड़की का सपना आता है जिसकी खुशबू उसे बहुत पसंद थी। नींद खुलने के बाद जब वह अपने शरीर को सूंघता है तो उसे पता चलता है कि उसके अपने शरीर की कोई खुशबू ही नहीं है। तभी वह फैसला करता है कि उसे हर हाल में ग्रास जाना होगा। रास्ते में उसे फिर से वैसी ही खुशबू महसूस होती है और वो एक घोड़ा गाड़ी का पीछा करते हुए एक बड़े घर तक पहुंच जाता है। यह घर अमीर आदमी अंटवान रिची का होता है और गाड़ी में उसकी बेटी लॉरा रिची होती है। ग्रास पहुंचकर ग्रेनुइल एक औरत के साथ काम करने लगता है जहां वह जानवरों की चर्बी से खुशबू निकालने के तरीके सीखता है। लेकिन ग्रेनुइल इन तरीकों को इंसानों पर इस्तेमाल करना चाहता है। वह एक लड़की को अगवा करके उस पर पहला तरीका आजमाता है, लेकिन वह फेल हो जाता है। इसके बाद वह दूसरी लड़की को मारकर दूसरा तरीका इस्तेमाल करता है और इस बार वह सफल हो जाता है। अब ग्रेनुइल एक एक करके कई लड़कियों को मारकर उनकी खुशबू अलग अलग बोतलों में कैद करने लगता है। धीरे धीरे उसके पास 12 अलग अलग खुशबुओं की बोतलें इकट्ठी हो जाती हैं। दूसरी तरफ शहर से लड़कियों के गायब होने से पूरे शहर में डर का माहौल बन जाता है। लोग अपने घरों में ताले लगाने लगते हैं। लॉरा के पिता एंटोनी बताते हैं कि जिन लड़कियों की लाशें मिली हैं उनके शरीर पर किसी तरह की जोर जबरदस्ती के निशान नहीं हैं। इससे साफ होता है कि कातिल का मकसद कुछ और ही है। अब पूरे शहर में अफरा तफरी मच जाती है और लोग मदद के लिए चर्च में प्रार्थना करने लगते हैं। तभी एक आदमी आकर चिल्लाया, कातिल पकड़ा गया। लेकिन एंटवान ऋषि को यकीन नहीं हुआ। वो बोला, जो इतना शातिर है वो इतनी आसानी से नहीं पकड़ा जाएगा। फिर लॉरा की फिक्र में वो अपनी बेटी को लेकर ग्रास छोड़कर भाग गया, एक समुद्री होटल की तरफ। ग्रेनुइल ने हवा में लॉरा की खुशबू पकड़ ली। वो समझ गया वो बाहर जा रही है। वो उनका पीछा करने लगा। उधर तवाइफ के कुत्ते ने ग्रेनुइल के कमरे से उसकी मालकिन के बाल और कपड़े बाहर निकाल दिए। ग्रेनोय के साथ काम करने वाला ड्रू ने देख लिया। पुलिस को शक ड्रू पर हुआ, लेकिन असली कातिल ग्रेनोय था। होटल में रिची ने लॉरा के कमरे की चाबी अपने पास रखी।
रात को ग्रेनुइल चुपके से चाबी चुरा लेता है और लॉरा के कमरे में घुस जाता है। सुबह रिची कमरे में जाता है, लॉरा की लाश पड़ी है। वो टूट कर रोने लगता है। ग्रेनुइल लॉरा की खुशबू कैद कर लेता है। फिर वो सब खुशबुओं को एक बड़ी बोतल में मिलाता है और दुनिया का सबसे परफेक्ट परफ्यूम तैयार कर लेता है। अब उसके पास 13 बोतलें हैं। फिर सिपाही आ जाते हैं, ग्रेनुई को पकड़ लेते हैं। इसके बाद कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। दूर दूर से हजारों लोग इकट्ठा हैं। ग्रेनुई को जंजीरों में लाया जाता है। उसने वो परफ्यूम खुद पर छिड़क रखा है। जब एग्जीक्यूशनर उसके पास आता है, वो ग्रेनुइल के कदमों में गिर पड़ता है और चिल्लाता है, ये बेकसूर है। फिर ग्रेनुइल एक रुमाल पर परफ्यूम लगाता है और हवा में लहराता है। भीड़ में से वो परफ्यूम की महक फैलती है। पूरी भीड़ मंत्रमुग्ध हो जाती है। लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं, कपड़े फाड़ते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं। लॉरा का पिता रिची तलवार लेकर ग्रेनुइल को मारने आता है, लेकिन वो भी खुशबू के जादू में फंस जाता है। वो घुटनों पर गिरकर रोते हुए कहता है, मेरा बेटा, मेरा बेटा। ग्रेनुई को एहसास होता है ये पावर है लेकिन प्यार नहीं। वो कभी किसी का नहीं बन सका। उसके दिमाग में सिर्फ वो पहली लड़की घूमती है, प्लम बेचने वाली, जिसे उसने अनजाने में मारा था। वो सोचता है, काश वो जिंदा होती, मैं उसके साथ रह पाता, उससे प्यार कर पाता। वो वहां से निकल जाता है और उसी फिश मार्केट पहुंचता है जहां उसका जन्म हुआ था। फिर जेब से आखिरी परफ्यूम निकालता है और खुद पर उड़ेल देता है। जब आसपास के लोग खुशबू सूंघते हैं और पागल हो जाते हैं, वो ग्रेनुइल पर टूट पड़ते हैं, उसे नोचने लगते हैं और पूरी तरह खा जाते हैं। सुबह सिर्फ उसके कपड़े और एक खाली बोतल बचती है। उसमें से आखिरी एक बूंद गिरती है। ग्रेनुई की कहानी खत्म। एक ऐसे इंसान की जिसने दुनिया की सबसे खूबसूरत खुशबू बना ली, लेकिन खुद कभी इंसान नहीं बन सका। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।